अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम मियोटिक एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मियोटिक एरर्स क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नॉन डिस्जंक्शन को। व्हाट इज़ नॉन डिस्जंक्शन? पहले हम मतलब समझेंगे डिसजंक्शन का और फिर हम पढ़ेंगे नॉन डिसजंक्शन। So first of all, look at disjunction. The term disjunction, it is the segregation of chromosomes during meiosis. Okay, is it clear? क्रोमोसोम्स की मियोसिस के दौरान सेपरेशन जो होती है, सेग्रीगेशन जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं? डिसजंक्शन कहते हैं। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना क्रोमोसोम्स का दोनों डॉटर सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स का जाना बहुत ज़रूरी है। यही डिसजंक्शन कहलाता है। अगर क्रोमोसोम्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो सके या सेग्रीगेट ना हो सके तो ये क्या कहलाएगा? फिर नॉन डिसजंक्शन कहलाएगा। सो नॉन डिसजंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? द फेलियर ऑफ क्रोमोसोम्स टू सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग मियोसिस इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। तो अब हम पढ़ते हैं कि अगर क्रोमोसोम्स खुदा न खासा सेपरेट ना हो पाए, सेग्रीगेट ना हो पाए, तो क्या क्या खराबियां आती हैं और उसके रिजल्ट में बनने वाले जो गैमेट्स हैं और उनसे बनने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, या अगर वो पैदा हो जाएं और वो सर्वाइव करने के भी काबिल हो जाएं तो उनमें कौन कौन सी रिटार्डेशंस होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ बताया गया है कि मियोसिस एक ऑर्डरली फिनोमिना है, एक सीक्वेंस के साथ होने वाला फिनोमिना है जो कि इंश्योर कराता है एवरी फेज के अंदर अप्रोप्रिएट फिनिश होती है। हर फेज के अंदर एक खास किस्म का जो है चेंजेस आती हैं, और अगर वो चेंजेस सही तरीके से कंप्लीट ना हो पाए और क्रोमोसोम्स का जो एंड रिजल्ट है कि सेग्रीगेट होना वो ना हो पाए तो बहुत बड़ी चेंजेस आती हैं, बहुत बड़ी एरर्स आती हैं। तो यहाँ यही बताया गया है, सम टाइम एट एनी पॉइंट द रिजल्ट मे बी अनएक्सपेक्टेड काजिंग एबनॉर्मेलिटीज। बाज़ का ऐसा होता है मियोसिस के दौरान एक कोई सही तरीके से कोई भी फेज कंप्लीट नहीं हो सका, क्रोमोसोम सही से सेपरेट नहीं हो सके, तो उसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते हैं, रिजल्ट्स आते हैं और उसकी वजह से एबनॉर्मेलिटीज हो जाती हैं। उनमें से एबनॉर्मेलिटी जो है वो एक ये है कि क्रोमोसोम्स डिसजंक्शन के एक एबनॉर्मेलिटी ये है कि क्रोमोसोम्स आपस में एक दूसरे से सेग्रीगेट ना हो पाए। डिस कहते हैं ना कि अलग हो जाना जंक्शन पॉइंट से, तो जंक्शन से यानी इक्वेटर से दोनों का आपस में सेपरेट हो जाना डिसजंक्शन है। और अगर नॉन डिसजंक्शन क्या होगा कि वो अगर सेपरेट नहीं हो पाते तो वो नॉन डिसजंक्शन होगा। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट नहीं हो पाते एनाफेज और टेलोफेज के दौरान एंड डू नॉट फिनिश विद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम अमंग ऑल द डॉटर न्यूक्लियाई, के जितने भी बनने वाले डॉटर न्यूक्लियाई हैं उनमें क्रोमोसोम इक्वली नहीं जा पाते। आपको ये पता होगा, याद होगा आपको कि ह्यूमन क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46 क्रोमोसोम है, और जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसमें 23 मदर की तरफ से आते हैं और 23 क्रोमोसोम्स फादर की तरफ से आते हैं। तो वो जो 23 क्रोमोसोम्स आ रहे हैं सेग्रीगेट होके, अगर वो सेग्रीगेट ठीक से नहीं हो पाए और 23 की बजाय 22 आते हैं या 23 की बजाय एक एक्स्ट्रा आ जाता है, 24 क्रोमोसोम आ जाते हैं, तो उसकी वजह से चेंजेस आती हैं बहुत ज़्यादा। दिस रिजल्ट इधर इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसके नतीजे में क्या होगा कि क्रोमोसोम की तादाद या तो ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। यानी अगर एक पेरेंट की तरफ से 23 की बजाय 24 आए हैं तो एक क्रोमोसोम का इजाफा हो गया है, ये क्या होगा? इंक्रीज। और अगर एक पेरेंट की तरफ से क्रोमोसोम में कमी आई है यानी 23 की बजाय 22 क्रोमोसोम आ गए हैं, तो वो भी क्या आ जाएगा? डिक्रीज आ जाएगी क्रोमोसोम में, और ये भी क्या होगा? एबनॉर्मेलिटी होगी ये भी। और जब ये एबनॉर्मेलिटी आएगी तो इसकी वजह से सीरियस किस्म के फिजिकल, सोशल और मेंटल डिसऑर्डर्स आती हैं। ये नॉन डिसजंक्शन जो है वो ऑटोसोमल भी हो सकती है और सेक्स क्रोमोसोम में भी हो सकती है। आपने यहाँ पे ऑटोसोमल क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सेक्स क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम्स हैं जो कि हमारी सेक्स को डिटरमिन करते हैं, यानी मेल है या फीमेल है, और वो XX या XY क्रोमोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। और ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स बाकी यानी जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं, बाकी जितने भी क्रोमोसोम हैं उनको हम ऑटोसोम क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो या तो ये चेंजेस ऑटोसोमल क्रोमोसोम में आ सकती है या सेक्स क्रोमोसोम में आ सकती है। अगर ऑटोसोमल में चेंज आएगा तो हम इसको ऑटोसोमिक एरर कहेंगे, और अगर सेक्स क्रोमोसोम में चेंज आएगा तो ये सेक्स जो है वो चेंजेस कहेंगे या सेक्स एरर कहेंगे। Some example of each type may be discussed below in the some detail.
अब यहाँ पर हम कुछ टाइप की जो एरर्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इजाफा हो गया है तो उस सिंड्रोम को क्या नाम दिया जाएगा, उसमें क्या क्या इलामात हैं और उसमें किस किस्म की एबनॉर्मलिटीज होंगी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं डाउन सिंड्रोम को। डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहते हैं। मंगोलिज्म इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म होगा, ये जो ह्यूमन बीइंग होगा जिसमें ये चेंजेस आएंगी, उसका फेस जो है वो मंगोलों की तरह का लगता है। एक इलाका है ना मंगोल, तो उनकी वजह से उसकी शेप की वजह से उसका लुक जो है वो उन लोगों की तरह का होता है। एक मुल्क का नाम है, इसीलिए इसको मंगोलिज्म कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है एक्चुअली कि जो 21st पेयर है क्रोमोसोम का, कितने पेयर होते हैं ह्यूमन बीइंग में? 23 पेयर्स होते हैं। और उसमें से जो 21st पेयर है वो क्रोमोसोम आपस में सेपरेट नहीं हो पाते, उसमें नॉन डिसजंक्शन आ जाती है, जिसकी वजह से रिजल्टिंग इन गैमेट विद 24 क्रोमोसोम। समझ आ रहा है कि जो 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेपरेट नहीं हो पाता, बल्कि वो पूरा जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पूरा का पूरा एक ही गैमेट में चला जाता है, जिसकी वजह से वहां पर क्रोमोसोम की तादाद 23 की बजाय क्या हो जाती है? 24 हो जाती है। एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा चला गया वहां पे। जब ये गैमेट किसी नॉर्मल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करेगा तो जो न्यू इंडिविजुअल पैदा होगा उसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होगी? 47। आपको आई होप के अंदर समझ आ रहा होगा कि फॉर एग्जांपल फादर की तरफ से 23 क्रोमोसोम ही आए हैं, नॉर्मल आए हैं, लेकिन जो मदर की तरफ से क्रोमोसोम्स आने थे 23, वो 23 नहीं बल्कि 24 क्रोमोसोम आए हैं। तो 46 की बजाय कितने हो जाएंगे क्रोमोसोम? 47 हो जाएंगे। नॉन डिस्जंक्शन अपेयर टू अकर इन द ओवा, तो यही बता दिया गया कि ये नॉन डिस्जंक्शन जो है वो अक्सर किसमें होती है? एग के अंदर होती है, और इज रिलेटेड टू द एज ऑफ द मदर। और ये डिपेंड करता है कि ये एबनॉर्मेलिटी जो आ रही है वो मदर की एज पे डिपेंड करती है, कि अगर मदर की एज जो है वो टीन एज है, टीन एज मदर है, तो उसका जो बच्चा है उसमें डाउन सिंड्रोम के जो चांसेस हैं वो कितने हैं? एक में से हजार में से एक बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम का शिकार हो सकता है। और अगर 40 एज की वो मदर है तो उसमें उसके चांसेस कितने हैं? उसके बच्चे के डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस 100 में से एक है। यानी कितना हो गया कि एज के साथ साथ जो डाउन सिंड्रोम के जो चांसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मदर की एज अगर बहुत कम है तो उसके बच्चे के डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस भी उतने ही कम होंगे, यानी 1000 में से कोई एक बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम का शिकार हो सकता है। और अगर मदर की एज 40 है तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कि 100 में से एक बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम का शिकार हो सकता है। और अगर मदर की एज 45 ईयर्स है तो रिस्क जो है वो 3 टाइम्स बढ़ जाएगा मजीद। और अब हम पढ़ते हैं कि वो क्या क्या इलामात हैं जो कि डाउन सिंड्रोम बच्चे के अंदर होती हैं। symptoms of Down syndrome क्या है? नंबर 1, द अफेक्टेड इंडिविजुअल हैव फ्लैट ब्रॉड फेस, कि उनका जो फेस होगा वो फ्लैट होगा और ब्रॉड होगा। सीक्वेंट आईज, सीक्वेंट आईज कहती हैं जैसे कि मतलब देख कहीं और रहा हो और वो हमें लग रहा हो कि वो हमारी तरफ देख रहा है, जिसको हम सिंपली भेंगी आईज भी कहते हैं। और इसके अलावा विद द स्किन फोल्ड इन द इनर कॉर्नर, इसके अलावा उनकी जो स्किन होगी वो इनर कॉर्नर की तरफ फोल्डेड होंगी। इसके अलावा एक और इनकी अलामत यह है कि उनकी जुबान जो होगी वो प्रोट्रूडिंग होगी, यानी लंबी थोड़ी जुबान होगी और वो अंदर की तरफ रोल्ड होगी। मेंटल रिटार्डेशन, दिमागी हालत सही नहीं होगी, सही से सोचने समझने की सलाहियत नहीं होगी। एंड डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी भी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होगी या डिफेक्टिव होगी। अब ये कौन सी नॉन डिसजंक्शन है? ऑटोसोमल नॉन डिस्ट्रक्शन है। आपने इनके पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले आपने डाउन सिंड्रोम की बताना है काजिज। काजिज क्या है? 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाता और ये ज्यादातर एग के अंदर आती है चेंजेस। फिर आपने बताना है कि चांसेस, चांसेस ऑफ डाउन सिंड्रोम, तो आप फिर इसमें आपने बताना है कि इसके चांसेस जो है वो मदर की एज पे डिपेंड करते हैं। मदर की एज कम होगी तो चांसेस भी कम होंगे, मदर की एज जैसे जैसे ज्यादा होती जाएगी तो डाउन सिंड्रोम के चांसेस भी उसके बच्चे में ज्यादा होते जाएंगे। फिर आपने बताने हैं सिम्टम्स या इलामात, वो कौन सी हैं जो कि डाउन सिंड्रोम हम गेस कर सकते हैं कि ये डाउन सिंड्रोम है। और लास्ट में आपने बताना है ऑटोसोमल नॉन डिस्ट्रक्शन में अकर इन अदर देन 21st क्रोमोसोम which usually result in abortion। ये बताया जा रहा है कि ऑटोसोमल नॉन डिस्ट्रक्शन जरूरी नहीं है कि सिर्फ 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम में हो, बल्कि दूसरे क्रोमोसोम्स में भी हो सकती है, 13 पेयर में भी हो सकती है, और उसके नतीजे में अबॉर्शन भी हो सकता है। यानी वो बच्चा सरवाइव नहीं कर पाएगा या डेथ हो जाएगी इन वेरी अर्ली एज। अगर वो सरवाइव कर भी जाए, जिंदा भी पैदा हो जाए, तो अर्ली एज में ही उसकी डेथ हो जाएगी।
तो ये थे, देखें आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला ने हमारा कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया है। मियोसिस का की इम्पोर्टेंस यहाँ पे हमें पता चलती है कि अगर मियोसिस का जो इवेंट है वो सही तरीके से कंप्लीट ना हो पाए तो एक क्रोमोसोम बढ़ जाए तादाद में या एक क्रोमोसोम कम हो जाए तादाद में, तो उसके कितने स्वेयर रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। आप लोग शुक्र अदा किया करें इस बात पे कि अल्लाह ताला ने आपको कंप्लीट पैदा किया है, आपको कोई मेंटल रिटार्डेशन नहीं है और आपको इस तरह का कोई भी सिंड्रोम नहीं है। इस पे अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम नेक्स्ट सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे। इस हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं।